बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए पाकिस्तान की मईशत को सही करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी तबाही, जिसकी ज़बूहाली का मोरद इल्ज़ाम ये हुकूमत माजी की हुकूमतों को ठहराती है। इमरान खान साहब जहाँ मईशत की बात करते हैं, वहीं पर यह तस्करा भी करते हैं कि करप्शन जिसने की है उसको नहीं छोड़ेंगे, NRO नहीं देंगे, जिन जिन पर केसेस बन रहे हैं उनको किसी सूरत कहीं पर भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आज अगर हम देखें मईशत के हवाले से बात करें, पहले तो डॉलर 162 रुपये 25 पैसे का हो गया है, एक बुलंद तरीन सतह पर आज डॉलर पहुंचा है। दूसरी तरफ घरेलू सारिफीन के लिए गैस भी महंगी होने जा रही है। बाकायदा तौर पे इसका फैसला भी हो गया है कि गैस की कीमतों में 190% इजाफा किया जाएगा और 1 जुलाई से आपके हमारे घरों के जो बिल हैं गैस के, उसमें इजाफा होने जा रहा है। और इसकी वजूहात, इन मुश्किल इक़दामात की या इन तकलीफ दे इक़दामात, तकलीफ दे फैसलों की वजूहात इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब ये बताते हैं कि बुरा वक्त है, थोड़ा अरसा बर्दाश्त करना पड़ेगा। माजी की हुकूमतें ये कबाड़ा करके गई हैं और वो जो माजी की हुकूमतें हैं आज वो अपोजिशन के अंदर बैठी हैं और उनमें ऐसी अपोजिशन भी है जिनको दोबारा इस्लामाबाद आना या इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचना नसीब नहीं हुआ, और वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने आज एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के अंदर मेज़बानी की है। जमात इस्लामी इसमें शरीक नहीं हुई। दीगर जो जमातें हैं, जैसे कि हुकूमत कहती है कि कभी किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं हो सकेंगी, कुछ डिफरेंसेस तो आज भी नज़र आ गए। एक तो एलामिया बाकायदा तौर पर इसका जारी किया गया है। मौलाना साहब ने ये तजवीज़ दी थी कि इज्तमाई तौर पर अपोजिशन जो है वो इस्तीफे दे दे असम्बलियों से, जिस पर यकीनी तौर पे जो मुंतखब, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं अवाम के, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हैं या हुकूमत में, कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो असम्बलियों से बाहर निकलें। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने यह तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी है। फिर मौलाना साहब 25 जुलाई को, क्योंकि गुज़श्ता साल जो आम इंतखाबात हुए थे, 1 साल मुकम्मल होने पे उस पर यौम स्याह मनाना चाहते हैं। ये तजवीज़ भी पीपल्स पार्टी जो है उसमें साथ नहीं देने जा रही। फिर इस मौलाना साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में आकर लॉकडाउन करना चाहते हैं और इसमें भी पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं शामिल होना चाहती है। तो क्या वाकई जो हुकूमत ने कहा था कि कभी भी किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं हो पाएंगे, वही चीज़ आज दुरुस्त साबित हुई? इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकला? जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की गई वो था कि जी इस हुकूमत ने मईशत की तबाही कर दी है, बहुत बुरे इक़दामात हैं और साथ ही साथ अवाम की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा हो रहा है, तो लिहाजा हम दबाव हुकूमत पर डालेंगे इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। तो क्या वो दबाव आज नज़र आ रहा है? इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे और साथ ही साथ बजट इजलास भी जारी है, जिस पे कटौती की तहरीकों पर इस वक्त भी वोटिंग हो रही है। उस बजट के हवाले से भी बात करेंगे। पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ एनालिस्ट विद मी टुडे। इस्लामाबाद में इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब होंगे, अयाज खान साहब और शाहिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबको खुशामदीद कहते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। एलामिया भी आ गया, जूश लॉबी की माँ पर मुल्क की तबाही कर दी और पता नहीं कौन कौन से नाम निहाद हुक्मरान जो हैं वो मुसल्लत हो गए। 25 जुलाई को मौलाना साहब चाहते हैं कि यौम स्याह भी मना लिया जाए। सो नतीजा आपको क्या नज़र आया इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का आज? देखिए, जो तवक्कुआत थी, मेरा ख्याल है वो तवक्कुआत पे ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बिल्कुल पूरी उतरी है और तवक्को यही थी कि नाकाम हो जाएगी। नाकाम मैं नहीं कहूँगा, ऐसे नाराज़ हो जाएंगे ये लोग। मैं ये कि मकासद पूरे नहीं कर पाए, नतीजा खेज साबित नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं वो पार्लियामेंट ही को ज़रिया बनाना चाहते हैं अपने एहतजाज का। जो पार्लियामेंट से बाहर होता है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो आजकल पार्लिमानी तौर पर बेरोज़गार हैं। अच्छा, ये अच्छी टर्म है, अपने पार्लिमानी तौर पे बेरोज़गार। जी, तो अपनी बेरोज़गारी में चूँकि उन पे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तो उसमें कुछ भी कह सकते हैं, बादशाह हैं, बादशाह की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को जवाबदेही नहीं करनी है। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि लॉकडाउन किया जाए और मुजाहरे किए जाएँ। अब सवाल ये होता है कि लॉकडाउन करके उनको हासिल क्या होगा? मैं तो ये समझता हूँ कि इस मुल्क की जो हालत है उसमें हमारे फ़ौज और हमारे बहुत सारे सियासतदान के साथ साथ ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग भी उसके बराबर के ज़िम्मेदार हैं। इस्लामाबाद में मैं बता दूं आपको कि लॉकडाउन करेंगे, पता नहीं वो मदरसे भी लॉकडाउन करेंगे नहीं जो गैर कानूनी तौर पर बने हुए, जो जमीयत उलमा इस्लाम
के मौलाना हजरात के साथ वाबस्ता हैं। तो मदरसों के नाम पे तो आपको याद है फौरन रिएक्शन आता है। वो पिछले दिनों भी जब मदरसों के रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी तो मौलाना साहब नाराज हो गए थे जी, क्योंकि उनका कारोबार खराब होता है। तो आपको मालूम है कि बिल्कुल कमर्शियल एंटरप्राइज है और कुछ 300-350 के करीब मदारिस और मसाजिद इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर बने हुए हैं हुकाम की मिली भगत के साथ। तो मेरा ख्याल है कि जो हमें तवक्को थी वही हुआ। और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बड़े बड़े हमारे लिबरल सियासतदान जो थे वो उन साहब के पीछे जाके खड़े हो गए, उनकी इमामत में खड़े हो गए, जिनको यही लोग खुद तालिबान, अफगान तालिबान का बाबा आजम कहते थे। देखिए वैसे इस चीज़ का भी क्रेडिट दें इम्तियाज़ साहब कि मौलाना साहब जो हैं वो हर हुकूमत के लिए सिवाय इस हुकूमत के लिए नागुज़ीर होते हैं। वो जो हुकूमत बनती है उसके साथ कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी, शिरकतदारी जो है वो नजर आती है। परेशान हो रहे हैं। हाँ, कि ये हुकूमत अगर वैसे आज इमरान खान साहब उनको शिरकत की दावत दे दें हुकूमत में तो आपको लगता है कि ये चीज़ें चलेंगी? नहीं, फिर वही ज्यूइश लॉबी का नुमाइंदा जो है वो पाकिस्तान के लिए नेक शगुन साबित होगा। राइट, अयाज खान साहब, आपकी तवक्कुआत पे भी पूरी उतरी आज ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस? देखिए ये तो प्योरली मौलाना फजलुर रहमान कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि पहले दिन से मौलाना से ये हज़म नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया कि मैं कहीं भी नहीं हूँ इक़्तिदार की राहदारियों में। जब बंदा आदी हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो फिर वहाँ से जब उसको रसाई नहीं होती तो फिर वो बिल्कुल जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, मौलाना का वो हालत है। अब ज़ाहिर है मौलाना के स्टेक्स नहीं है। मौलाना सिर्फ चाहते हैं कि आज मौका मिले, कल मिले, परसों मिले, इस हुकूमत को कान से पकड़ के बाहर निकाला जाए और उसके बाद कोई इलेक्शन हो या सिलेक्शन हो या जो भी हो, किसी तरीके से कोई नया सेटअप आए और उसमें हमारी गुंजाइश बने। क्योंकि इस मुल्क में हमने पहली बार ये क्वालिटी, आप भी बड़ी तारीफ़ कर रही थी, मुझे लगता है मेरी तरह आप भी बहुत इम्प्रेस हैं मौलाना से। मैं भी मुझे वो बड़े पसंद हैं बतौर सियासतदान कि एक वक्त में वो ऑपोजिशन लीडर भी थे और गवर्नमेंट के जी और वो गवर्नमेंट के साथ भी थे, और वो जो फ्रेंडली ऑपोजिशन को पहली बार हमें कभी सुनाई दिया था वो मौलाना की वजह से माशाल्लाह वो ये टर्म भी मौलाना ही लेके आए थे। अब मसला वही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, जिनके स्टेक्स हैं, जिन्हें ये भी पता है, जैसे स्पेशली मैं पीपल्स पार्टी की बात करूँगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कोई जमहूरियत को ख़तरा हो, को पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचे। वो तो आपको याद होगा कि वो जब धरने के दिनों में वो नवाज शरीफ के साथ जाके खड़े हो गए थे, वो बड़ी बदनामी उन्होंने मोल ली, बहुत तनकीद हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, जब पार्लियामेंट के खिलाफ कुछ हो रहा है तो हम पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सिर्फ एक इलेक्शन का बॉयकॉट किया था और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उन्होंने ये तय कर लिया था कि जिंदगी में हमने अब दोबारा कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना। मैं शाहिद लतीफ़ साहब का पहले इस पे तज्जिया जानूं। शाहिद लतीफ़ साहब, आपके नज़दीक कैसी थी ये APC, या जिसको अयाज खान साहब ने कहा कि ये मौलाना फजलुर रहमान ही कॉन्फ्रेंस लगी? अच्छा, उसमें कुछ बड़ी मज़े की टर्म्स, एक तो हमने चलिए ये कह दिया ना कि मौलाना चाहते थे यौम स्याह हो, मौलाना चाहते थे इस्तीफ़े इज्तमाई आ जाएँ अपोजिशन के, मौलाना चाहते थे कि इस्लामाबाद लॉकडाउन हो जाए, पीपल्स पार्टी ने अग्री नहीं किया। लेकिन आज एक रहबर कमेटी के क़याम की तजवीज़ भी सामने आई और ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से थी। अब ये रहबर कमेटी एक नई टर्म है, मतलब किसे रहबर करें? अब देखें, आपको क्या लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे ये रहबरी अवाम की, जिन मसाइल के लिए ये कहते हैं कि अवाम को बताते हैं कि हम इकट्ठे हुए और जान छुड़ाएंगे अवाम की उनके मसाइल से? देखें, मेरे मुताबिक एक मिसाल APC की उस वक्त हमारे सामने आई थी जब नए इलेक्शंस हुए थे और धांधली के नाम पर ये सारी पार्टीज ने कहा था जी कि हम बैठेंगे और मुश्तरका एजेंडा के तहत हम इस हुकूमत को चैलेंज करेंगे। फिर आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उस APC का क्या बना। वो तो कोई उसका दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आया। पहले कहा गया जी कि फर्स्ट टीयर की जो लीडरशिप है वो ज्वाइन नहीं करेगी, सेकंड टीयर की लीडरशिप आएगी, वो भी गायब हो गई हवा में।
और फिर उसका कुछ भी नहीं बना। मैं तो जिस दिन से ये अनाउंसमेंट हुई है, मैं उस दिन से कह रहा हूं, क्योंकि हर एक का अपना अपना एजेंडा है और वो सारा एजेंडा जो है जाती मफादात का एजेंडा है। और लीड कौन कर रहा है? सबसे पहले तो ये देखें ना कि दो बड़ी बड़ी पार्टीज जो कि इस मुल्क पे इक्तदार करती रही, उनमें से कोई लीडर ही नहीं मिला, तो लिहाजा उन्होंने मौलाना के हवाले कर दिया। और मौलाना की जो स्पेशलिटी है वो उसको कौन नहीं जानता, वो जोड़ तोड़ के भी मास्टर हैं। फिर वो हुकूमतों के साथ सारी उम्र रहे, शायद ये पहली हुकूमत है जिसके साथ उनकी जगह नहीं बन रही, और उन्हें एक ही रास्ता नजर आता है कि किसी न किसी तरह ये जो सियासी पार्टियां हैं इनको मिला के उसमें से वो अपना फायदा निकालने की कोशिश करें। उन्हें उनके मद्देनजर सिर्फ अपना फायदा है और कुछ नहीं है, और उसका नतीजा भी आज सामने आ गया कि वो जमातें जो हैं वो इनके कहने के मुताबिक आगे चलने को तैयार नहीं है। वो तो स्याह पट्टियां होंगी, तो लॉकडाउन होगा, तो हुकूमत गिराई जाएगी, तो न जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं। वो उन पार्टीज के हक में नहीं है। उन्हें भी नजर आता है कि जी अगर आप हुकूमत गिराते हैं तो आगे क्या है, वो फिर से आप किसी और रास्ते पे चलने का जो है वो खमियाजा भुगतना चाहते हैं। तो इसलिए उनको अपने नुकसानात नजर आते हैं। और बिल्कुल ये बात मैं भी सुन रहा था याद साहब की, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इस हद तक कि वो यानी इनका आपस में कौन सी मुश्तरका चीज है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, कि जिसके तहत जब धरना हुआ तो पीपल्स पार्टी आके पीएमएलएन के साथ खड़ी हो गई। आज भी सिचुएशन वही है कि यही माजी में जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की, रस्से डाल के घसीटने की बातें करते थे, और दूसरे को मौलाना क्या कहते थे। पीपल्स पार्टी ने वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत भी दिया है उन चीज़ों पर जिन पर उनका पहले स्टैंड था। वो आज भी नज़र आया कि भाई नहीं यौम स्याह मनाएंगे, हम नहीं लॉकडाउन करेंगे, हम ना पहले इसके हक में थे ना अभी इसके हक में हैं। मैं इफ्तिखार अहमद साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर, ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कुछ दिनों से जो इकट्ठे नज़र आए, जो हुकूमत भी उन पर इस चीज़ पर तनकीद करती है कि जी केसेस बने तो ये इकट्ठे हो गए और अवाम की फ़िक्र नहीं है, ये मईशत की सूरत हाल को देखते हुए इकट्ठे नहीं हुए, उसकी बुनियाद बना के जो जो बातें करते हैं वो सही नहीं है। लेकिन एतजाज़ एहसन साहब ने ये जो बिलावल साहब को मशवरा दिया कि बिलावल जो है वो बचकर चलें, इशारा मिलने पर ये पीपल्स पार्टी को अकेला छोड़ सकते हैं, यानी कि पीएमएलएन वाले, तो ये ऑब्वियसली एतजाज़ एहसन साहब अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं हमारे सामने कि माजी में ऐसा होता है। तो क्या उस चीज़ का ख्याल रखा है? एतजाज़ साहब का मशवरा इन्होंने सुना है बिलावल साहब ने, या क्या हुआ कि आज बहुत ज़्यादा हमें एक डाइवर्जेंट व्यू जो है वो नज़र आया? एतजाज़ का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, एतजाज़ को बहुत तजर्बा है। जिस तरीके से पीएनए की तहरीक में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा था, वो बखूबी जानते हैं कि तहरीकें क्या होती हैं। दूसरी बात यह है कि 88 से लेके अब तक जो खेल चल रही है, बेनज़ीर आई निकालो नवाज़ लाओ, नवाज़ निकालो बेनज़ीर लाओ, बेनज़ीर निकालो नवाज़ लाओ, और उसका अंजाम क्या हुआ कि एक मार्शल लॉ लग गया। फिर जब ये आए इक़्तिदार में तो कहा गया कि आवाज़ सब्ज़दारी को निकालो, नवाज़ को लेके आओ, फिर नवाज़ आ गया। ये आने जाने से कोई मसला हमारा हल नहीं हो रहा, बल्कि हर आने वाला दिन हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता जा रहा है। हमारे मुल्क के मसाइल जो हैं उनमें आबादी है, उसमें बेरोज़गारी है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं, किसी के पास प्रोग्राम नहीं है। ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉलर ऑलरेडी महंगा हो गया, 162 रुपये 25 पैसे। आपको गैस के हवाले से हमने बताया कि उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अभी इम्तियाज़ साहब ये खबर आई है कि बिजली भी 1.5 रुपये फ़ी यूनिट मजीद महंगी होने जा रही है। क्या करेगा? इसमें कोई मेरा ख्याल है किसी को हैरान तो नहीं होना चाहिए, तो बहुत वाज़ेह था। बट ये रुकेगा कहाँ सिलसिला, ये नहीं समझ में आ रहा किसी को। अभी साल भर सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा। और वैसे तो अगर आप मुझसे ज़ाती राय पूछें तो मेरा अपना ख्याल है कि गैस को महंगा होना चाहिए।
ये जो जितना भी इन्होंने इजाफा किया है, क्योंकि इस मुल्क में गैस का इस्तेमाल बहुत बेदरेक होता रहा है। इस तरह पानी पे टैक्स लगना चाहिए। पानी हम पहले ही उन ममालिक में शुमार होता है हमारा जिस जहाँ पे पानी की शदीद कमी है, और यहाँ आपने देखा होगा गाड़ियाँ किस तरह धुलती हैं, किस बेदर्दी के साथ पानी सिर्फ पोर्च की सफाई के लिए या गली की सफाई के लिए बहाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये ठीक है, हो जाए। ज़ाहिर है मुश्किल है आम लोगों के लिए, लेकिन इसकी कदर भी ज़रूर आएगी। अच्छा, लेकिन अभी जिस तरीके से बात हो रही थी, आपने भी कहा कि ब्लैक मनी किस कदर गर्दिश में है, उसका भी अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा, ये बात भी दुरुस्त है, पैनमा जब आया, नैब को जब तक नहीं कहा गया तब तक नैब ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी नैब खामोश बैठा रहा। इदारों की कमज़ोरी या इदारों की शायद आदत हो चुकी थी एक्शन ना लेने की, काम ना करने की। FBI की भी बात कर रहे थे इफ्तिखार साहब, वो भी बात दुरुस्त है कि ये चीज़ें जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी वो शायद एकदम से अब होने की वजह से अवाम बोझ महसूस कर रहे हैं, या कोई और रीज़न है? नहीं, ज़ाहिर है जी, जो बात हमारे ये बड़े बड़े लोग, चाहे हमारे जैसे हमारे दोस्त हैं, हमारे सियासतदान, हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट, अवाम को जो बात वो नहीं बताते वो ये है कि अवाम के लिए मखसूस जो वसाइल हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल सिर्फ चंद लोग करते हैं। चंद हुकूमत से बाहर हैं, मीडिया में हैं, दूसरी जगहों पे हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये कर्ज़ों का और ये मसाइल का जो एक पहाड़ बन गया है। और मेरा ख्याल है कि जब तक ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, ये ब्लैक मनी आपके नेट में नहीं आएगी, और ये इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें FBI वाले कहाँ थे। तो बिल्कुल FBI वाले और वजारत ख़ज़ाना वाले और हमारे सियासतदान जो मुसलसल, ये सब उसका हिस्सा, इस खिलवाड़ का हिस्सा रहे हैं। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मिसाल के तौर पे जो 2015 में जो सिंध के हवाले से जो केस सामने आया, वो जब FIA ने तफ्तीश शुरू की, हम सबको मालूम है, इसहाक डार साहब के कहने पे जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो तफ्तीश थी वो रोक दी गई। वो सारा सरखाने में मामला चला गया। फिर पनामा चूँकि जब सामने आ गया तो उसके बाद से, और उसके अलावा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से हमारे मुतालबात आए थे, कुछ यूरोपीय ममालिक की तरफ से ये बाकायदा इस्तफसार आया, यानी सवाल हुए कि आपके मुल्क में बैंकों के ज़रिए अरबों रुपए इधर से उधर हो रहे हैं, आपको मालूम है कि किसके पैसे हैं। सो हमारा तमाम बैंकारी निज़ाम जो है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बशमूल स्टेट बैंक के। तो अब मुझे खुशी होगी बतौर एक पाकिस्तानी के कि बैंकारी निज़ाम हमारा बेहतर हो। वजारत FBI को जो वहाँ के बड़े बड़े अफसर हैं, जो कि प्राइवेट कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं बड़े बड़े कारोबारी इदारों के लिए, उनका किरदार कम से कम हो। अगर हम E-गवर्नेंस पे चले जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पे चले जाएं, और ये जो धौंस धांधली इख्तियार कर रखी थी FBI ने गुज़िश्ता, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 10-12 वर्षों के दौरान, ये मैं कहूँ कि आप समझते हैं कि इदारे जो हैं एटलीस्ट काम करने की तरफ आ गई, या उनकी डायरेक्शन सही हो गई है, उनको अब काम करने पे मजबूर किया जा रहा है, और ये बिल्कुल हमें इन मुश्किलात का मेरा ख्याल है और आपको नजर आ रहा है कि 1 साल तक अभी ऐसे ही चलेगा। अच्छा अयाज साहब, मुझे बताएं कि जिस तरीके से इकोनॉमी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ें चलें, अल्लाह करे वाकई कि ये जल्दी दुरुस्त हो जाएं, जल्दी बेहतरी आ जाए आवाम की जो हालत ज़ार है उसमें, इन इक़दामात से, हर चीज़ डॉक्यूमेंट करने से, हर चीज़ जो है वो सिस्टमाइज करने से। लेकिन ये जो अपोजिशन की हम बात कर रहे थे, इसी चीज़ को, क्योंकि इकॉनमी को, मईशत को रोज़ाना आप देख लें, ट्वीट्स में भी मरियम बीबी के, हर जगह बिलावल साहब के भी वो ये जिक्र करते हैं कि डॉलर देखे इतना हो गया, ये हुकूमत जो है मईशत नहीं चला पा रही, ये हुकूमत मुल्क नहीं चला पा रही, इनके पास कोई गवर्नेंस का तजुर्बा नहीं है। लेकिन उसी सांस में फिर वो ये भी कह देते हैं कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा, उन्हें सिलेक्ट करने वालों से है। सो एजेंडा क्या है, पर्पस क्या है? भाई आपने आवाम की बेहतरी के लिए लड़ना है, सड़कों पे निकलना है, आपने हुकूमत को दबाव में लाना है कि जी गैस की, बिजली की कीमतें कम करो, आवाम पे बोझ ना डालो, या आपने वो जो कहा कि उनको सिलेक्ट करने वालों से लड़ना है? आप चाह क्या रहे हैं? देखिए, बात तो सिंपल है। वो आवाम किस चिड़िया का नाम है, वो क्या बेचते हैं, उनके सिर्फ वोट चाहिए होते हैं ये सारे सियासतदानों को। मतलब अगर अवाम की इतनी फ़िक्र किसी को होती तो आज ये हालात ना हो। देखें, बात ये है कि वो इम्तियाज़ साहब ने बड़ी पढ़ी लिखी बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त हैं। लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है एक आम आदमी के साथ क्या गुजर रही है इस वक्त। वो अगर एक वक्त की रोटी उसे मिल रही थी, अब एक वक्त की रोटी भी वो नहीं खा सकता। उसको
हमारी पढ़ी लिखी बातों से फर्क नहीं पड़ता, उसको रोटी चाहिए होती है शाम को, उसके बच्चे जब भूखे मर रहे होते हैं तो वो उसको हर चीज जहर लग रही होती है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जाहिर है इसका कोई एक जिम्मेदार नहीं है। असद उमर का मेन इशू क्या था, इख्तलाफ क्या था, वो जब निगोशिएट कर रहे थे IMF के साथ तो असद उमर उनसे ये कह रहे थे कि भाई आप प्री कंडीशंस में हमें ना लेके जाएं, हम आपके साथ मुआहदा एक दफा कर लें, उसके बाद आप जैसे कहेंगे हम वैसे करते चले जाएंगे। वहां से जवाब ये आया कि हुजूर आपके हर फाइनेंस मिनिस्टर ने हर बार यही कहा है हमें IMF को कि जी एक बार आप मुआहदा कर लें, आप पैसे दे दें, उसके बाद आप जैसे कहेंगे आपकी कंडीशनैलिटीज के मुताबिक हम चलेंगे। तो ये चूंकि आज तक हुआ नहीं इसलिए आगे भी नहीं होगा, क्योंकि आप फिर आपके पास 100 बहाने होते हैं कि जी वो हमें दिफाई बजट भी बढ़ाना है, मजबूरी है, ऑपोजिशन नहीं मान रही, अवाम पे बोझ पड़ जाएगा, क्या होगा। तो इस दफा उन्होंने आपके हाथ पांव बांधे, पहले उन्होंने कहा जी ये प्री कंडीशंस है, इन पे आप अमल दरामद करें, उसके बाद हम आपको जाके अप्रूवल देंगे और फिर जाके पैसे मिलेंगे। तो ये उसको हम भुगत रहे हैं। तो जाहिर है इसकी ये सिर्फ जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट पे नहीं डाली जा सकती, ये आज तक जो इस मुल्क के साथ हुआ है वो सब की। लेकिन इसके बावजूद ये चूंकि होमवर्क नहीं किया हुआ था इन्होंने, बिल्कुल इमरान खान साहब ने, वो समझते थे कि ये 4 करप्ट लोगों को पकड़ के मैं अंदर डालूंगा और उसके बाद ये इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। इकोनॉमी इतनी सादा नहीं होती जितनी सादा ये समझ रहे थे। करप्शन के खिलाफ ठीक है, आप जो हो रहा है उसको करें, लेकिन यार इसका मतलब एक रिलायंस सिर्फ करप्शन आप खत्म करके और अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे, इस तरह नहीं होना था। और मेरे ख्याल में अभी तक क्लूलेस है ये गवर्नमेंट, इसको नहीं समझ आ रही, ये सिरा नहीं पकड़ पा रही कि हमें कहां से चीजों को ठीक करना है। और उस दौरान ये जितना टाइम गुजरेगा उतनी बर्बादी होती जाएगी। और बस मैं क्या कहूं इससे ज्यादा। ठीक है कि करप्शन के खिलाफ जो एहतसाब आपने करना है, जो केसेस बन रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारा कोई दबाव नैब पर नहीं है, वो अपनी जगह, लेकिन आप आम आदमी की हालत ज़रूर बेहतर करें। आपके पास मईशत की कोई पॉलिसी नहीं थी, ये मानने वाली बात है। शाहिद लतीफ़ साहब, इसी चीज़ को लेकर ये एक पॉइंट ऑफ व्यू भी आया, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए असम्बली में, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मईशत। अब मिसाक़े मईशत उन्होंने प्रपोज़ किया कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, उस पर मरियम बीबी का जो जवाब आया उन्होंने मजाक़े मईशत करार दिया, फिर उसकी क्लैरिफिकेशंस में पड़ गए कि नहीं जी ऐसे मतलब नहीं था, ये था। लेकिन विद इन PMLN भी आपको लग रहा है कि बहुत सारे डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं। एहसन इकबाल साहब कुछ कहते नजर आए, ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ कहा। तो इस मुल्क के अंदर क्या ये जो वसी तर मफाद जो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, अवाम के वाकई वसी तर मफाद के अंदर और मईशत को दुरुस्त करने के लिए इस किस्म का कोई मिसाक़े मईशत मुमकिन है? देखिए, ये तो अब हमारी ऑलमोस्ट एक हिस्ट्री बन गई ना, कल्चर बन गया कि जो लोगों के मफादात हैं उसको कोई तरजीह नहीं है। ये पिछली दोनों हुकूमतें आप देख लेना, बल्कि इससे पहले भी चले जाएं, मैं उसमें मार्शल लॉज और उसमें डिक्टेटरशिप और सारी चीजें इंक्लूड करूंगा। कोई ऐसा इस मुल्क में ऐसी हुकूमत बता दीजिए जिससे लोगों के मफादात जो हैं वो उसको तरजीहात की बुनियाद पर उसने देखा हो। ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ इस मुल्क में इक़्तिदार में आए वो सब के सब अपने जाती मफादात को देखते रहे। तभी तो ये मुल्क 70 साल के बाद यहां खड़ा है कि दिवालिया होने जा रहा है और हम आहो बका कर रहे हैं, लोग चीख पुकार कर रहे हैं, मगर हमारी कोई सिमत नहीं बन रही और कुछ नताइज नहीं मिल रहे। जहां तक आपने PMLN की खासकर बात की, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि 2 धड़े जो हैं वो तो अरसे से हैं। यानी नवाज शरीफ साहब टकराव और तसादुम की बात करते हैं, छोटे भाई जो हैं वो मफाहमत और मसालिहत की बात करते हैं। एक ही वक्त पे 2 कश्तियों में सवार हो रहे हैं आप। गुड कॉप और बैड कॉप वाला मामला जो है वो चल रहा है। तो इसका नतीजा क्या होगा? तो इसमें खुल के नजर आ रहा है कि आपने अपने मफादात की आपकी जंग है और उसके तहत आप जो भी डील या ढील करवाना चाहते हैं वो आप उसके तहत चल रहे हैं। मगर मुझे शिकवा हुकूमत से भी है। बात यह है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप हुआ करती है जो आपने अपोजिशन के साथ तय करनी है। इसका यह मतलब नहीं कि अपोजिशन को छूट दे दें, उनको डील और ढील दे दें, मगर आपको यह कहने की क्या जरूरत है? क्या यह आपके इख्तियार में है? हर मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से यह जो बयान खुल्लम खुल्ला आता है उससे अपोजिशन को आप और अपने मुखालिफ करते हैं, लिहाजा वो रिएक्शन होती है। क्या इससे आपकी हुकूमत चल सकेगी? ये कहना कि चोर हैं, डाकू हैं, छोड़ूंगा नहीं, जेलों में डाल दूंगा, भाई ये आपके हाथ में है।
उनके एक वजीर उठते हैं, कहते हैं जनाब कि ये जो एहतसाब का मामला है ये कोई नैब तो नहीं कर रहे, तो हम कर रहे हैं। फिर नैब उनको नोटिस दे देती है। तो अगर लीडर जो है वो खुद ये बात करेंगे तो फिर मिनिस्टर्स की जुबान यही होगी ना। आपको पार्लियामेंट में एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए, आपने इनको साथ लेके चलना है। आपकी इतनी सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, उनको साथ लिए बगैर आप कोई कारोबारी हुकूमत चला सकते हैं? आप जरा अपनी कारकर्दगी की तरफ ध्यान दें। मैं 100% यकीन से कहता हूं कि खासकर जो मईशत का मामला है, ना तो इन्होंने होमवर्क किया, ना इनके पास वो टीम थी जो इस मैयार पर पूरा उतरती, और ना ही इनमें इतनी पेशेंस है जिसके तहत अपनी टीम जो है हर चौथे रोज तब्दीलियां, यानी जो आपके मशीर हैं, फिर जो आपकी टास्क फोर्सेज हैं, फिर जो आपके मिनिस्टर्स हैं, और न जाने कितने दर्जनों लोग जो हैं वो आपको मशवरे देते फिर रहे हैं। फिर आपका ये कहना कि जी IMF नहीं जाऊंगा, इससे बेहतर है खुदकुशी कर लूं। ये क्या तरीकाकार है? इस तरह मुल्कों को इतने बड़े मसाइल से निकाला जाता है? तो मामले सबके साथ मुसीबत वाले बने हुए हैं और पिस रहे हैं अवाम। सही है। अच्छा, मैं ये जो आपने पहले कहा ना कि ये जो बयानात से रिएक्शनरी कर देते हैं ऑपोजिशन की जमातों को, मैं इफ्तिखार साहब आपकी पहले इस पर राय चाहूंगी। मिसाल के तौर पे हम मईशत की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर दी। इससे पहले आपको याद होगा बिलावल ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम आपके कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर जरदारी साहब की जो अभी तकरीर हुई प्रोडक्शन ऑर्डर पे आने के बाद, उन्होंने भी एक ऑलिव ब्रांच जो है वो ऑफर की। क्या इमरान खान साहब को इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप के लिए और ये जो दबाव है बेजा तौर पे, उससे बचने के लिए वो ऑलिव ब्रांच जो है वो कबूल कर लेनी चाहिए थी, थाम लेनी चाहिए थी? वो जो ऑलिव ब्रांच आप कह रहे हैं, बनी गाला में बैठे हुए उन दोस्तों ने कहा कि इस ऑलिव ब्रांच को उठा के बाहर फेंको। ये ऑलिव ब्रांच नहीं है, ये तो बचना चाहते हैं जी, और हमने इनको माफ़ नहीं करना, हमने तो इनको जेलों में रखना है, इनकी चीखें निकालनी है, बल्कि चीखें रिकॉर्ड करनी है। मतलब हद ये हो गई है कि नवाज शरीफ को जो खाना रोज़ जा रहा है उसकी तफसील पूरी की पूरी छापी जा रही हैं कि उसने किस दिन गोश्त में टिंडे खाए हैं और किस दिन गोश्त में बैंगन खाए हैं। ये तो आप सियासत कर रहे हैं। इस किस्म की हरकतें सियासत में जब आप करेंगे तो क्या तवक्को करते हैं? आप हैं कौन? आप हैं कौन? 9 सारे अपना आपके पास वोट हैं जिस पे आप खड़े हैं, MKM और मैंगल वाले। जिस दिन वो वोट निकल गए तो देयर विल बी ए क्राइसिस और आपको नए इलेक्शंस के लिए जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान इस वक्त इस मुआशी सूरत हाल में नए इलेक्शन को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्राइसिस और गहरा हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि इतने महीनों से आए हैं, ये जो रोज़ की करप्शन की कहानियां हम सुनते थे कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी रोज़ इतने खरब रुपया खा रहे हैं, तो इनके आने से वो इतने खरब रुपया तो बच जाना चाहिए ना रोज़ का। तो कितने रोज़ हो गए इनको आए? तो वो खरबों रुपया अगर बच गया तो कहाँ गया? हालत ये है कि गवर्नेंस इनसे हो नहीं रही। अब सादिया, गवर्नेंस के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, गवर्नेंस के लिए महकमे मौजूद हैं, हर सिस्टम में एक सेटअप है, उससे काम लेना होता है। ये गवर्नेंस से काम नहीं ले पा रहे, माशियात को तो छोड़ें ना, IMF को तो छोड़ें। मुझे ये बताएं, ये जो कमिश्नर हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो IGs हैं, जो पुलिस है, इससे किसने काम लेना है? अगर वो बेईमान थे, चोर थे, करप्ट थे, तो अब ये इतने अच्छे नेक नफीस ईमानदार लोग आगे हैं, तो ये उस सारे के सारे स्ट्रक्चर को क्यों नहीं चला पा रहे? उसमें जो खामियां कुताहियां हैं उसको क्यों नहीं उन पर काबू पा रहे? देखें, मजाक मत करें, मजाक मत करें, ये सियासत है, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है 11 खिलाड़ियों के साथ खेलने वाला कि उनको आपने शोर से दबा लिया। आप ऑलिव ब्रांच की बात कर रहे हो, ये मजाक उड़ाते हैं उनका, ये उनकी भद उड़ाते हैं। तो अगर आप भद उड़ाओगे और मजाक उड़ाओगे तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। देखिए, मेरा रोजगार का मसला है, नहीं मेरे रोजगार का क्या बनेगा? मुझे क्या लेना देना आपसे? आप आइए, कोई आए, बिल्कुल सही। मैं क्या करूं? मैं ये भी आपने बताया जो गैस का
मुझे एक फी आदमी कितना फर्क पड़ेगा, 1700 रुपया महीना। तनख्वाह मेरी उतनी है, उसमें आपने टैक्स की जो छूट है वो मेरी कम कर दी, आप 6 लाख रुपए पे ले आए। फिर आपकी बिजली महंगी हो गई, फिर आपने गैस महंगी कर दी, फिर आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप सही कह रहे हैं कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई कितने आपने, सही है, आपने किसके पे कितने केसेस बना दिए, कौन सी ऑपोजिशन जमात के लीडर को कितने सालों की सजा हो गई, कौन बेल पे है या कौन जो है वो मजीद जेल जा रहा है। गवर्नेंस जब तक आपकी बेहतर नहीं होगी, गैस और ये चीजें, रोजगार के मसाइल हल नहीं होंगे। सर ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि क्या कोई ताल्लुक नहीं है काम आदमी का। मुझे सर आप देखो मेरे घर में काम करने वाली खातून को और रोजगार तो मिल गया बेचारी को, कल उसको 17,000 रुपए का बिजली का बिल आ गया, रात वो खुदकुशी करने का सोच रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से रोका उसको। मैंने कहा तूने खुदकुशी कर ली, एक और मसला बन जाएगा, तेरे 5 बच्चे उनको कौन ब्रेक ले लूं। सर ये आपने बड़ा नेक काम किया है, बिल्कुल। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इम्तियाज साहब, अपोजिशन अब पीपल्स पार्टी की सिंसेरिटी पर एक यार्ड स्टिक बना के बैठी हुई है कि अगर आप चेयरमैन सेनेट को हटाएंगे तो ही हम ये यकीन करेंगे कि वाकई आप संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये चेयरमैन सेनेट के मामले पे सादिक संजरानी साहब पे, जबकि मुख्तलिफ अपोजिशन की पार्टियों के सेनेटर्स भी उनसे खुश हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब कि जी चेयरमैन सेनेट बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इवन उनके डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला साहब पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि वो संजरानी साहब के खिलाफ किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये आपको पाया तकमील तक पहुँचता नज़र आ रहा है इनका मुतालबा संजरानी साहब को हटाने का? देखिए, मालूम नहीं है, तो अगर पीपल्स पार्टी उस पर आमादा हो गई तो फिर उसमें शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं तो हैरान होता हूँ इन लोगों की बातें सुन के कि किस तरह आवाम के कंधे पे सवार होके ये आते हैं पार्लियामान में, इक़्तिदार में पहुँच जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर APC में आज बात हुई होती कि सिंध में जो 850 HIV एड्स के केस सामने आए, जिसमें 80% जो हैं वो बच्चे हैं 10 और 5 साल के कम उम्र के, कि उनका क्या बनेगा। जिन डॉक्टरों की वजह से और जिन अफसरान की वजह, जो पब्लिक हेल्थ का निज़ाम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वो इंतहाई बदहाली का और नाकामी का शिकार है। और मुझे बड़ी खुशी होती है अगर बात करते, ये तमाम रहनुमा इकट्ठे होकर बात करते कि जो पार्टी इक़्तिदार में पंजाब में रही है गुज़िश्ता 30 बरसों से बराह रास्त और बिल वास्ता, उसके लीडर बाहर जाके इलाज क्यों करवाते हैं कि उन्होंने अपने हस्पतालों को इस हालत तक नहीं पहुँचाया। तो बुनियादी जो नौयत के, मेरा ख्याल है कराची का आप हालत देखें, हैदराबाद की जो कूड़े कचरे की हालत है, तो बड़ी खुशी होती है हमें कि ये लोग APC में बैठ के उसका जिक्र करते हैं। जस्टिस गुलजार साहब ने जो रिमार्क्स, उन्होंने जो अदालत में जो कुछ कहा है उस पर भी इनको शर्म नहीं आई। ठीक है, अच्छा मुझे अयाज खान साहब ये फरमाइएगा, ये जो हम बात करें चेयरमैन सेनेट को हटाने के हवाले से, या पीपल्स पार्टी जिन्होंने खुद बड़ा अहम रोल अदा किया उनको लगाने में, जिसपे PMLN के बड़े गिले शिकवे भी उनसे होते रहे, अब आपको लगता है कि उनको हटाने की किसी मूव का हिस्सा बनेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, एक तो सिंपल बात ये होती है कि सिचुएशंस डिफरेंट डिमांड कर रही होती हैं आपसे चीज़ें। उस वक्त तो आपको पता है कि वो बलूचिस्तान की हुकूमत भी जरदारी साहब ने हटा दी थी, वो उस वक्त वो सिचुएशन की डिमांड थी। उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट भी वो तो बेसिकली अपना बनाना चाह रहे थे पीपल्स पार्टी का, लेकिन बहरहाल उन्हें इत्तफाक करना डिप्टी चेयरमैन सेनेट पे और वो बना लिया। ये बेसिकली आज जो कुछ हो रहा है ये बारगेनिंग के लिए हो रहा है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और PMLN बेहतर बारगेन करना चाह रही हैं, क्योंकि दोनों के लीडर मुश्किल में हैं इस वक्त। नवाज शरीफ साहब तो बाकायदा सज़ा के बाद जेल में है और आसिफ जरदारी साहब के सर पे भी सज़ा की वो मंडला रही है। तो उस जब हालात ये हों, फजल रहमान साहब के पास इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं है,
तो फिर आप कैसे ही वो कह सकते हैं कि जी ये अवामी इश्यूज़ पे वहाँ बैठ के बात करेंगे? वो अवामी इश्यूज़ पे क्यों बात करेंगे? अवामी इश्यूज़ का इशू ये होता है कि पंजाब में कोई गड़बड़ हो रही है, गलत हो रहा है, तो वो उस पर ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट के लोग तनकीद कर रहे होते हैं। सिंध में कोई गलत हो रहा होता है तो पंजाब गवर्नमेंट के या ये तो सीधा हमारे यहाँ तो। और आपने कभी देखा कि किसी ऐसे इशू पे जो बहुत इस अवामी इशू हो, जो बहुत मुश्किल इशू हो, किसी एक बंदे ने दूसरी उसकी हिमायत की हो? असद उमर बोले कुछ चीज़ों के खिलाफ, वो जो तकरीर कर रहे थे बजट की, तो ये भी बहुत कम देखने में आया है। अब ये जब लोग कहते हैं ना इमरान खान साहब वो यू टर्न ले लेते हैं, वो कल भी ये बात हो रही थी जी कि अब आके उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि जी बराह रास्त रब्ता नहीं किया। तो मैंने कहा यार वो एटलीस्ट उस बंदे को ये क्रेडिट तो दे दो जी कि वो एतराफ़ तो कर लेता है जब उस पर थोड़ा सा बोझ पड़ता है, या आप उसको प्रेस करते हो कि यार बताओ ये तुमने उस वक्त ये कहा था, अब एतराफ़ कर लेता है। ये कभी नहीं हुआ। चले कुछ चीजें तो अब आप ऐसी उसमें नई से नई पॉजिटिव पहलू जो है वो निकाल रहे हैं, हालात भी बेहतर ठीक है। सही है। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, अभी एक चीज़ जो हम बात कर रहे थे, मरियम नवाज साहिबा का वो स्टेटमेंट कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, उनको सेलेक्ट करने वाली है। अब पाकिस्तान की सियासत में आप देख लें, पूरी तारीख में यही होता आया है, सियासी तारीख में, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाडला और मंजूर नज़र बनने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब एतजाज़ साहब ने बिलावल को वार्न कर दिया कि जी PMLN वाले क्या कर सकते हैं, सो उससे ज़रा ख़बरदार रहिएगा। फिर अभी जो जरदाई साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद आज वो मेरे ख्याल से टेक्सटाइल, आबी वसाइल और एक और स्टैंडिंग कमेटी, 3 स्टैंडिंग कमेटियों के मेंबर भी बना दिए गए कि वो जब चाहेंगे कमेटियों का इजलास होगा तो उसके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाएंगे, यहाँ कौमी असम्बली का इजलास होगा तो उसके प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाएंगे। तो उस पर भी काफ़ी PMLN जो है वो खाइफ नज़र आ रही है। फिर आज पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े फैसले कि नहीं हम इस चीज़ का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, इस चीज़ का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, ये भी नहीं मानेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो कयास आराइयाँ होती हैं, ये जो अफवाहें फिर गर्दिश करने लगती हैं कि जी कहाँ किसके मामलात सेट हो गए, इसमें कोई दम होता है या इस बार है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये सारी सियासत नहीं तो और क्या है। क्या आवाम के, पाकिस्तान के ये मसाइल हैं जिसका जिक्र हो रहा है कि जी चेयरमैन सेनेट को हटाना है, कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है? क्या ये बताना कि जी फैसले कहीं और होते हैं और लागू यहां कर दिए जाते हैं? क्या ये अदालतों के बारे में ये बात नहीं हो चुकी? एस्टैब्लिशमेंट तो अंडर अटैक है ही। अदालतों के बारे में इन्होंने ही कहा था ना कि जी फैसले कहीं और होते हैं और अदालतों के जरिए वो लिखकर ऑर्डर जो है हम तक पहुंचा दिए जाते हैं। बिल्कुल। फिर इन्हीं के एक बहुत बड़े कारकुन ने बात की थी कि ये कौन है, ये बुत हैं अदालतों के बारे में, इनको निकाल के बाहर फेंक दो। जो नैब के बारे में इनके बयान आते हैं वक्तन फवक्तन वो आते हैं, वो भी देख लें। यानी जस्टिस कयूम थे तो नैब बहुत अच्छी थी, वो सैफुर रहमान थे तो एहतसाब भी बहुत अच्छा था। आज वो अच्छा नहीं है। मुख्तलिफ वक्तों में इन्होंने खुद अपने चेयरमैन बनाए और उनसे खुद फायदे हासिल किए और अपने लिए ग्रीन चिट्स भी, इनसे क्लीन चिट्टें भी ले ली। जब तक हम अवाम के मसाइल, और अवाम के मसाइल ये क्यों डिस्कस नहीं करते? अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि हम खुश होते अगर अवाम की बात होती, हेल्थ की बात होती, एजुकेशन की बात होती, अवाम के रोजगार की बात होती, महंगाई की बात होती। ये नहीं करेंगे क्योंकि ये उसके जिम्मेदार हैं। महंगाई के जिम्मेदार कौन है? हेल्थ के जिम्मेदार कौन है? एजुकेशन का जो बेड़ा गर्क किया उसके जिम्मेदार कौन है? और आज ये APC में बैठे हुए हैं। आप इनसे तवक्को न रखें कि वहां आपको ये सुनने को मिलेगा। वो अपना गिरेबान नहीं देखना चाहते की बात और इसीलिए मैंने कहा सर, मेरे पास टाइम की किल्लत है, मैं इफ्तिखार साहब की बात ये नहीं करेंगे। ब्रीफली आपसे सर चाहूंगी, अवाम की बात नहीं करेंगे, राइट? इफ्तिखार साहब लास्ट कमेंट सर। अवाम की बात कोई भी नहीं करता, हम भी नहीं करते, मीडिया भी नहीं करता। हम भी सुबह इनकी कहानियां लेके शुरू होते हैं और रात के तक इन्हीं की बात करते हैं। काश कभी प्रोग्राम ये हो कि अवाम की मुश्किलात क्या हैं और 10 बड़े टॉपिक्स क्या हैं अवाम के, काश ऐसा हो जाए और ये सब जो शुरका हैं आज के, ये अपनी अपनी तजावीज़ दें कि BHU कैसे अच्छा हो सकता है, सफाई कैसे अच्छी बेहतर हो सकती है, रोज़गार के ज़राए और बेहतर करने के लिए क्या हो सकता है। मज़ा आ जाएगा उस दिन मुझे कि हम सब अवाम के साथ हैं। हम में से असल में अवाम के साथ सर चले, ये हम अवाम का नाम इस्तेमाल डील है, हम डन हो गया, ये सर करेंगे, यही पैनल होगा और हम तजावीज लेंगे और मैं आपके साथ, आप लोग बताएंगे क्या होगा। मैं आपके साथ इस डील में शामिल हूँ, पर ये NRO नहीं होगी, ये एक डील होगी जिसमें हम एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। मतलब बात सुने, ये जो 22 करोड़ की
ये जो 22 करोड़ की आबादी है, जब 23 करोड़ होगी, 24 करोड़ होगी, 25 करोड़ होगी, हम करेंगे क्या? वेयर वी विल लैंड? करेंगे क्या? मगर इफ्तिखार साहब ये भी याद रखें, सियासतदानों की तरफ से सवाल आएगा कि आप तो अवाम के नुमाइंदे ही नहीं हैं। दोबारा से जहमत दूंगी आप लोगों को, और आपने बड़ा जबरदस्त टॉपिक भी हमें बता दिया है। ठीक है, नहीं सर, तजावीज़ आएंगी, आप सब चारों मेहमानों की तरफ से आएंगी, लेकिन फिलहाल आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया। तनकीद यही होगी ना कि आप तो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, आपने वोट नहीं लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।